हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी के लिए तत्पर होंगे। तो मैं नदीम सर, मैथमेटिक्स टीचर, फिर से एक बार आपके समक्ष प्रकट हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंट्रो क्लास दिया था आपको और उसमें सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दी थी आपको। तो सिलेबस की जानकारी आपने देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। और आज हम बात करेंगे उसी सिलेबस में कुछ एक्सरसाइज के बारे में। जैसे 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। ऐसे तो एक चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसमें एक्सरसाइज है हमारे पास 2 एक्सरसाइज, एक है 1.1, दूसरा है 1.2। नई बुक के आधार पे अगर पुरानी बुक की बात करें तो उसमें आपका 4 एक्सरसाइज था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। लेकिन पुरानी बुक तो अब नहीं बच्चे ले रहे हैं ना, अब तो नई बुक ले रहे हैं। तो नई बुक के अनुसार अगर बात करें तो 2 ही एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, 2 ही प्रश्नावली पढ़नी है। एक प्रश्नावली 1.1, दूसरा प्रश्नावली 1.2। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1.1 के बारे में। और उसके पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी आपको जाननी चाहिए कि जैसे कि सर संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या क्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है ना, अपरिमेय संख्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले ये सब थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम 5 मिनट आप इसमें देंगे। देखिए तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पहला बेसिक समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या, हर बच्चे जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सारे बच्चे जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। इसको एन से डिनोट करते हैं। और गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, गिनती की जो गिनती करते हैं जिस संख्या को, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे हम गिनती करते हैं, 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 प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब आप जान रहे हैं कि गिनती करने वाली संख्या सर कौन कौन सी हो सकती है। तो एग्जाम्पल में आ जाइए आप लोग। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहां तक गिनती करते हैं बच्चों आप लोग? तो अनंत तक। कहां तक चलेंगे? ऐसे अनंत तक चलेंगे, है ना, अप टू इन्फिनिटी। अनंत का साइन आप जानते हैं, इस प्रकार से हम लोग देते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है पूरा, इस अनुसार मतलब हम लोग जो आप कह सकते हैं कि स्टडी विद रिजल्ट जो है आप लोग के सामने इस तरह से बताएगा एक्सप्लेन करके कि आपको सारी चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है ना। तो ये तो आपका अभी हम चलने वाले हैं अभी एक्सरसाइज 1.1 में। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ ले कि सर प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में आप समझ गए हैं कि वैसी संख्या जिसे हम गिनती करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक? अनंत तक। ठीक है। दूसरी बात यहां पर सर एक बात और जाननी है कि प्राकृतिक संख्या तो समझ में आ गया, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या के बारे में समझेंगे हम लोग। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश में हम लोग इसको होल नंबर बोलते हैं। बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको होल नंबर्स। ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की, ध्यान से समझेंगे इसको, गिनती की, ये सब बेसिक जानकारी है आप लोग को जाननी चाहिए। गिनती की सभी संख्याएं और उसमें क्या करते हैं हम लोग? और शून्य को सम्मिलित करेंगे। और शून्य को साथ लेने पर, शून्य को साथ लेने पर क्या मिलता है? पूर्ण संख्या का संग्रह मिलता है। पूर्ण संख्या का संग्रह मिलता है। पूर्ण संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। तो बच्चे ये समझ गए, होल नंबर गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं। सर आप बोल रहे हैं गिनती की सभी संख्याएं और उसमें शून्य को ऐड कर दिया जाए। तो मैंने गिनती की सभी संख्या को ऐड कर दिया, लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। ये गिनती की सभी संख्याएं हैं। 4, 5, 6 गिनती की सभी संख्या है। और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया बच्चे? शून्य ऐड कर दिया। तो शून्य को ऐड करेंगे गिनती की सभी संख्याओं के साथ, तो ये कहलाता है हमारा होल नंबर्स। क्या कहलाता है? ये होल नंबर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये होल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब सवाल यह है कि सर अगर हमसे कोई सवाल करे कि बताइए कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या आप उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं?
हाँ बोल सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा? हाँ बोल सकते हैं। बच्चे देखिए ऑब्जेक्टिव में यही सब जगह पे फंस जाते हैं। बोर्ड एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं वहां पर, तो इस सब चीजों में आकर के फंस जाते हैं। फंसने का कारण मेन क्या है कि उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज में भाषा पर आधारित प्रश्न हो गया, तो इसलिए आप कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आपको हम कंफ्यूज करने नहीं देंगे, क्योंकि स्टडी विद रिजल्ट का मकसद है कि बच्चे को इस तरह से समझा दिया जाए सरल भाषा में कि ताकि वो भूल ही ना सके अपने चैप्टर्स को, अपने सिलेबस को। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया हम लोगों ने? जीरो का ऐड किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सभी, आपसे कहा जाएगा क्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? आप कहेंगे हाँ। आंसर क्या लिखेंगे आप? हाँ होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या बच्चे कहां से स्टार्ट होते हैं। सारे बच्चों को पता है प्राकृतिक संख्या कहां से? एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। तो देखिए ये पूर्ण संख्या क्या कहला सकता है कि नहीं? हाँ सर, पूर्ण संख्या भी देखिए ना 0 से स्टार्ट होता है। और 1 2 3 से पूछ रहा है कि बताइए जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या कहलाती है कि नहीं? हाँ कहलाती है। अब जस्ट हम उल्टा इसको कर दें कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि सर जीरो इसमें कहां है? प्राकृतिक संख्या में जीरो तो बच्चे नहीं ना है। अब जब जीरो नहीं है सर, तो कहां से आप बोलेंगे कि ये पूर्ण संख्या है? तो ये सब चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं, बस हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो 1.1 एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे इतना डिटेल्स में, इतने अच्छे से कराएंगे कि उससे पहले आप थोड़ा सा इन चीजों को सीख लें। तो थर्ड नंबर पे आ जाइए। एक पूर्णांक संख्या, आप जानते हैं पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या होता है आपको पता है बच्चे? पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब कहा जाएगा सर इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है? तो आप समझे, हम लिखते जा रहे हैं डिफिनीशन। गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं, चाहे वह धनात्मक हो, चाहे वह क्या हो? धनात्मक हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, और शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को साथ लिखा जाए, शून्य को साथ लेने पर क्या मिलेगा बच्चों? शून्य को साथ लेने पर पूर्णांक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो आप समझ गए किसको साथ लेने पर? शून्य संख्या को, शून्य को साथ लेने पर क्या मिलता है? पूर्णांक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। अब पूर्णांक संख्या का मतलब आप समझ गए होंगे, आई से डिनोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, इंटीजर को, पूर्णांक को। और इसमें मैंने क्या कहा बाबू? सभी प्राकृतिक संख्याएं, माने सभी गिनती की संख्याएं, 1 2 3, गिनती की संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5 5 6 7, ये सब गिनती की संख्या है। आप कहेंगे सर आपने कहा गिनती की संख्या है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो आपने धनात्मक सिर्फ लिखा है, ऋणात्मक नहीं लिखा है, तो माइनस लगा देंगे। आप भी जानते हैं कि माइनस लगने पर ऋणात्मक संख्या कहलाती है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ये भी कहां तक चलेंगी? ये अनंत तक चलेंगी ये संख्याएं। और साथ में साथ आपको क्या सम्मिलित करना है? शून्य को सम्मिलित करना है बाबू, जीरो को सम्मिलित करना है। अब आपसे पूछता है कि बताइए सर ये क्या है? तो ये संग्रह प्राप्त हुआ है, किसका? पूर्णांक संख्या का संग्रह प्राप्त हुआ है। ये इसका कलेक्शन है, किसका है? इंटीजर का कलेक्शन है। किसका संग्रह प्राप्त हुआ है? तो पूर्णांक संख्या का संग्रह प्राप्त हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक अच्छे से आप समझ गए हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके जस्ट बाद अब चलिए अगला नेक्स्ट पेज जो है, अब बात करेंगे। मैंने आपको प्राकृतिक संख्या समझा दिया, बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जानते नहीं है, आप लोग समझदार, आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू कर दिए, क्योंकि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वास्तविक संख्याएं, उसमें जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 1.1, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, है ना। तो अब बात करते हैं 4 में। तो 4 में आ जाइए, परिमेय संख्या।
पूर्णांक के बाद आ जाइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, साथ साथ बोलते चलेंगे आप लोग, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बोलते चलेंगे, है ना, ये रैशनल नंबर्स। तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती क्या है, तो आप जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, पहले से सुनते, 8 क्लास से ही पढ़ना है ये सब चीजों को, 7 क्लास से, कि वैसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। और आप जानते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, इसका डिफिनेशन भी, परिभाषा लिख दे रहे हैं हम आपको। वैसी संख्याएं, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप समझ गए, P बटा Q, ऊपर वाले को बच्चे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो P बटा Q के फॉर्म में, तो हाँ P बटा Q के फॉर्म में है। और पूर्णांक होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अब पूर्णांक अभी अभी आपको बताया, पूर्णांक क्या होता है, या तो सर प्लस वाला, गिनती की सब संख्या, चाहे प्लस में हो या माइनस में, और साथ ही साथ जीरो को भी ऐड कर लीजिएगा आप। तो जहां एक चीज याद करना है आपको, कि यहां पर जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, आप मैथ में समझते होंगे कि सर Q जो है बट्टा में आता है। Q क्या है, बट्टा में है, और बट्टा में जो है हर में है या नहीं, और हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि 0 हो गया सर तो क्या करेंगे, 0 हो गया मतलब वह संख्या क्या हो गई, अपरिभाषित हो गई। वह संख्या क्या हो गई, अपरिभाषित हो गई। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल, ऐसा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मेजर मिस्टेक में आता है, क्योंकि आप बट्टा में कभी भी 0 हो नहीं सकता है। इसीलिए जब परिमेय संख्या का परिभाषा लिखा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और का P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब गिनती की सभी संख्या, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी प्लस में हो या माइनस में हो। और जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है, वो देख लेंगे। एग्जाम्पल्स में आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स में कुछ लिख लेंगे, 2/3, 1/4, 6, 7, -7, -3, -3/8। अब बच्चे ये सब जो है एग्जाम्पल्स है किसके, परिमेय संख्या के। अब सवाल ये है कि सर ये यदि परिमेय संख्या है तो ये तो P बटा Q के रूप में दिख रहा है आपको, 2/3P, 2 को P मान लेंगे और 3 को क्या मानेंगे बाबू, क्यों मानेंगे। सर इसको भी देखिए, इसको P मान लेंगे और इसको क्या माना जाएगा, क्यों मान लिया जाएगा। बट इसको बताइए सर, 6 को आपने कहाँ लिखा P बटा Q के फॉर्म में। आप जानते हैं कि कोई भी अंक जो है उसके नीचे में यानी कि हर में एक छुपा रहता है। एक लिख देंगे आप बटा में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर 6 को अगर लिखा जा सके तो आप अपने मन से 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं। यह आपको पूरा अधिकार है। यह अधिकार कौन देता है, हम नहीं दे रहे हैं, यह मैथमेटिक्स का नियम आपको दे रहा है। कौन दे रहा है, मैथमेटिक्स का नियम दे रहा है कि 6 को आप 6/1 के रूप में लिख सकते हैं। -7 को भी, -7 को भी आप क्या लिख सकते हैं, -7/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर के नीचे 1 में, हर के में 1 रहने से कोई फर्क मैथ पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ 0 अगर बट्टा में आ गया तब तो फर्क पड़ेगा। आप देखें ना, परिभाषित हो जाता है। मत बोलिएगा हम पहले नहीं बोले, इसीलिए बता दे रहे हैं आपको कि 0 बट्टा में होना नहीं चाहिए, लेकिन बट्टा में अगर 1 है तो एकदम निश्चिंत रहिए, 1 डाल के घूमते फिरते रहिए एकदम, कोई बिंदास, कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका मैथ एकदम सही सलामत रहेगा। और आ जाइए -3/8, सर ये भी तो P बटा Q के रूप में है। ऊपर वाले को P कह देना, नीचे वाले को Q कह देना, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। बच्चों बताइए तो कि -3 पूर्णांक में आएगा कि नहीं। अभी अभी मैंने बोला था
कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 सब, और माइनस वाला -1 -2 -3 -4 वो भी क्या है, सब तो माइनस में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी पूर्णांक है। अब पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए परिमेय संख्या है। एक लास्ट आप समझ लिए अपरिमेय संख्या, इसके बारे में समझेंगे। अपरिमेय संख्या, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे, इंग्लिश को भी समझना है साथ साथ, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, तो वैसी संख्या सर, आपने रैशनल को कहा कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल कहता है भाई हम तो नहीं लिखने देंगे आपको पी बटा क्यू के रूप में, हम लोग बोलेंगे हम जबरदस्ती लिख के दिखाएंगे, और देखिए आपके सामने लिखेंगे, और देखिए हम कैसे फंस जाएंगे, आप खाली देखिएगा ध्यान से, है ना। अपरिमेय संख्या आप कहेंगे बच्चों कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। कारण क्या है सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं आप, क्या दिक्कत है, देखिए क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल में आ जाइए, √2, √3, √3/4, 6/6√2। सवाल है सर इसमें क्या दिक्कत हुआ, ये अपरिमेय संख्या है, मानते हैं रूट लग गया तो अपरिमेय संख्या है, तो लेकिन आप बोले पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए हम लिख के दिखा रहे, कोई बच्चा आएगा हमारे नजदीक और वो बोलेगा, कोई बोल भी रहा है लगता है, देखो बाबू अगर आप बोल रहे हैं तो देख लीजिए, हम आपके सामने साबित कर रहे हैं कि √2 को आप नहीं लिख सकते हैं परिमेय के जैसा, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप आप बोलते हैं लिखा जा सकता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं आपके सामने √2, अब बोले सर बटा में आप 1 होता है, हाँ बाबू बोले तो हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं होता है, ठीक है अगर 1 होता है तो देख लीजिए, बटा में 1 रख दी लीजिए, तो क्या इसको आप परिमेय कह देंगे। परिमेय कब कहेंगे, जब सर ऊपर वाला पी हो और नीचे वाला क्यू हो, तो आप कहेंगे सर पी बटा क्यू के रूप में तो आया हुआ है ही है। तो हम ये भी तो बोले थे कि बटा के रूप में हो, खाली ये आपको देखना है, आपको ये भी तो देखना है कि सर ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, पी पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 1 तो पूर्णांक में आ जाएगा छोटू, 1 तो आप बहुत चालाकी से कहेंगे नीचे में 1 छुपा रहता है, तो 1 तो पूर्णांक है, मगर क्या ऊपर वाला √2 पूर्णांक है। और जब पूर्णांक नहीं तो क्या ये परिमेय संख्या को के नियम को मानता है, और जो परिमेय संख्या का नियम को नहीं मानता है तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कोई नियम ही को नहीं मान रहा है, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी रूट वाला टर्म मिल रहा है आपको, क्या उसको परिमेय के रूप में आप लिख सकते हैं, यहां पर तो नहीं लिख सकते हैं। जहां पर लिखने की बात आएगी तो वहां पर वैसा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जैसा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहां तक था, अब आगे चलते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब सर अभी हम लोग को जो पढ़ना है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो आपने सुना होगा प्राइम नंबर्स, इसे बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बाबू, प्राइम नंबर्स। इसी के बारे में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, और इसी पर आधारित सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कम से कम 3 प्रश्न तो ऐसा है जो इसको आप समझ लेंगे तो बन जाएगा। तो सर अभाज्य संख्या कहते किसको है, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड संभव है, 2 ही गुणनखंड क्या है, संभव हो। सवाल है सर कैसे आप बोल सकते हैं 2 ही गुणनखंड हो सकता है, आप देख लीजिए। 2 को बच्चे आप क्या एग्जाम्पल में आ जाइए, मैं कहूंगा 2 लिख दो आप, 3 लिख दो आप, 5 लिख दो आप, 7 लिख दो आप, 11 लिख दो, है ना, 13 लिख दो, डॉट डॉट डॉट, समझ गए, चलता रहेगा। सवाल है सर 2 का क्या 2 ही गुणनखंड हो सकता है, 2 ही फैक्टर इसका मिल सकता है। आप देखिए ना बाबू, 2 × 1, 1 × 2, और कोई उपाय है आपके पास, कोई उपाय नहीं है।
तो आपने क्या देखा है कि सिर्फ आप 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू या 1 इंटू 2। 3 को आ जाइए, 3x, मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि ये 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 1 से विभाजित हो रहा है, और 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसके अलावा कोई संख्या इसको विभाजित ना करे। इसका मतलब एक परिभाषा और इसका बन गया कि वैसी संख्याएं जो 1 से कटे, 1 से कटे और अपने से कटे, 1 से कटे और अपने से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब नहीं भूलिएगा, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। या आप कह सकते हैं वैसी संख्या है जिसका केवल कितना हो? 2 ही गुणनखंड संभव हो। समझ में आ गया ना? अब सवाल है कि सर 3 को, 3 भी देखिए, 3 या तो बाबू 1 से डिवाइड होगा या 3 अपने से डिवाइड होगा। 2 से होगा या 1 से होगा। 5 1 से होगा या अपने से होगा। इसी प्रकार से सारा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आ जाइए नेक्स्ट, भाज्य के बारे में। इसका भी बाबू यूज है, तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको इसके बारे में भी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश का मिश्रण मिलेगा आपको, है ना, स्टडी विद रिजल्ट में। ठीक है, स्टडी विद रिजल्ट आपको सिर्फ हिंदी के साथ साथ सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको सिखाता है। तो बच्चे हमारे चैनल में एक फ़ायदा ये है आपको जुड़ने से कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अब सवाल है सर कंपोजिट नंबर क्या है? तो मैंने आपको बोला था कि वैसी संख्या जिसका केवल कितना हो? 2 ही गुणनखंड संभव हो। लेकिन 2 के अतिरिक्त गुणनखंड अगर संभव हो, 2 के अलावे अगर गुणनखंड संभव हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 के अतिरिक्त अगर हो तो भाज्य संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा भी किसी और संख्या से कट जाए, तो उसको आप बोलेंगे क्या? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल बाबू समझ लीजिए इसका, ज़्यादा टाइम इसमें हम लोग लॉस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जस्ट आने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 पर, और थोड़ा सा बेसिक है 5 मिनट का, तो हम आपको समझा दिए। तो ये बताइए एग्जाम्पल से इसका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या का? आप कहेंगे सर 4 ले लीजिए ना सर। उसके बाद क्या लेंगे आप? 4 ले लो आप, 6 8 9 10, आप समझ चुके होंगे, है ना, 12। आप बाबू ये सब संख्याएं जो भी देख रहे हैं ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी कट जाएगा। कट जाएगा ना बाबू? क्या 2 से भी कट जाएगा? 4 जो है खुद से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, 4 गुना 1, 4 अपने से भी कटेगा 4 एक बार में, और 1 गुने 4 यानी 4 खुद से भी कट सकता है ना। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और बाबू अन्य संख्या से भी कट जाए, तो 1 और 4 के अलावे, 1 और 4 के अलावे 2 से भी कट रहा है यहाँ पे सर। तो इसीलिए तो इसको बोल दी है बाबू भाज्य संख्या। अब इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत ही संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में यूज़ है। तो आप इसको छोड़ करके अब सीधा चलते हैं हम लोग कहाँ? एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में क्या आपको पढ़ना है। चलिए, तो ये बाबू प्रश्नावली आपका 1.1 है, और इसमें वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग जो है एनसीईआरटी बेस्ड सारा पढ़ेंगे। तो 1.1 में आ जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी अभी नाम लिया था अभाज्य संख्या के बारे में, और वही अभाज्य का यहाँ पर यूज कर लिया है। आप एकदम आसानी से बना लेंगे। अगर आप 5 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो भी मैथ में गारंटी बता रहे हैं, स्टडी विद रिजल्ट आपके साथ ऐसा ही खड़ा नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर फ्री में सारा क्लास मिल रहा है तो आपके साथ मेहनत नहीं किया जाएगा। इतना मेहनत किया जाएगा, जहां पर आप पेड कोर्स भी लेते हैं तो वो आपके सामने फीका पड़ जाएगा। उस
तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो आपको एकदम तैयार रहना है, हम लोग के साथ जुड़े हुए रहना है, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 है बच्चों, बचपन से आप जानते होंगे। देखिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, हल करते हैं पहला नंबर को। पहला नंबर जब हल करेंगे 140, तो बच्चे 140 को आप अभाज्य गुणनखंड, मतलब पहला अभाज्य याद कीजिए, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है ना। पहला अभाज्य कितना से स्टार्ट होगा, अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 2 से। तो आप 140 साइड में ऐसे लिखेंगे 140 और 2 से लगाएंगे बच्चों, है ना। 2 से लगाएंगे तो पहले 200 आप लगा करके देख लो। तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 सते 14, फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और एक इसको देगा बाबू 10, 2 पचे 10। फिर 2 से क्या लगेगा, नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या आ गया। नहीं, अब विषम संख्या आ गया तो हम विषम में चलेंगे, सम में हम नहीं चलेंगे। तो 2 को तो भूल ही जाइए, अब 3 पर आ जाइए। तो क्या 3 से कटेगा सर, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से आ जाइए, है ना। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है आपको, 5 का टेबल कितना बार, 7 बार में। तो 5 सते 35 और 7 का पहाड़ा कितना बार बाबू, 1 बार में, 7 कम 7। तो सवाल है सर, बस हो गया, पूरा पूरी कट गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो आप लिख देंगे वहां पे 2 गुना 5 गुना 7। अब बताइए आप कि ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 कितना बार रिपीट किया, तो आप कहेंगे सर 2 बार रिपीट किया। तो इसके सर पर जाके बैठा दीजिए कि भाई तुम 2 बार रिपीट किए हो। तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना बार रिपीट कर गया बाबू ये, 2 बार। तो इसके सर पे कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे कि तुम 2 बार रिपीट किए हो। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये पहला हो गया। उसके बाद हम दूसरा भी सॉल्व करेंगे, तो दूसरा भी सॉल्व कर ही देते हैं, साथ ही साथ हल करेंगे अब दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर क्या है बाबू, 156। अब 156 को बाबू कितना बार में, फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 156 आप लोग लिख देंगे। 156 कितना से लगाएंगे आप लोग, 2 से लगाकर बच्चों देखते हैं, 2 सते 14 और यह 15, तो एक इसको देगा सर तो 16 हो जाएगा। 2 अठी 16, फिर 2 से आप लगाइए, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 2 तिया 6, फिर एक इसको देगा ये 18 हो जाएगा। 2 नवा 18। अब बाबू देखो यहाँ पे विषम संख्या आ गया, अब ये 2 चल रहा था, अब रुक जाएगा, क्योंकि जैसे विषम आया ना तो हम लोग शांत हो जाएंगे कि भाई यहाँ तो सम था, यहाँ सम था तो सम लगाते चले गए, यहाँ विषम संख्या आ गया। अब आपको 3 से लगा के प्रयास करना है, 3 से लगेगा तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, देख लिए। अब यहाँ से 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13, तो फिर उसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 13। एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ना है, पूरा मैथ को इस तरह से बनाना है कि आप लोग का जीवन में मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट लगे ही नहीं। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको बना देंगे मैथ का कि आप कहिएगा कि सर हम तो आगे जितना है आईए, इंटर, बीए, सब बीएससी, आईएससी, बीएससी, मतलब सब में आप मैथ ही लेना पसंद करने लगेंगे। इस तरह का आपका बेसिक बना देंगे, है ना। तो बस हम लोग के साथ आप जुड़े रहेंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। 156 को आप बच्चे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, फिर 2 बार रिपीट किया है। तो हम बताए थे 2 बार रिपीट करके इसके सर पे 2 रख देना कि भाई तुम 2 बार रिपीट किए हो, है ना, दोहराए। अब 3 गुना 13, आंसर कितना आसान हो गया ये। इसी तरह से अब आप थर्ड वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए, हल करेंगे अब हम लोग थर्ड को। थर्ड में क्या है, कमेंट में आप बताइएगा, हम आपको अभी कर दे रहे हैं और अभी 1-2 प्रश्न आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, और कमेंट में बताइएगा कि आंसर इसका क्या आया, ठीक है। 3825 सर, देखते हैं 3825 का क्या आएगा। बच्चे देखिए क्या सर, कितना से लगाएंगे आप, क्या बाबू यहाँ पर विषम है तो आप 2 से कभी ट्राई करेंगे, नहीं करेंगे। 3 से करके देखेंगे, तो देखते हैं सर 3 से करके होता है कि नहीं। हाँ जी, हो तो जा रहा है ये, 3 से लगा दीजिए जब हो रहा है तो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 है, 2 इसको देगा बाबू 22, 3 सते 21 और फिर एक इसको देगा 3 पचे 15। ये तो बचपन से आप एलसीएम वाला रूल करते आ रहे हैं। फिर आप आ जाइए, फिर 3 से लगा करके देखते हैं हम लोग
होता है कि नहीं। तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, है ना, 3 सत 21, ये आया। फिर 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लगा कर देखेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, है ना, एक इसको देगा 15, 3 पचे 15, जा फिर से 3 से लग गया बाबू। अब देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लेते हैं। नहीं लगेगा, आप बोलेंगे सर कहाँ से लग पाएगा, तो 5 से लगा के देखिए। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगा के देखिए, 5 से लग जाएगा। 5 या 40 और 2 इसको दे देंगे तो बन जाएगा 25, 2 पर 5 25, अब 5 पचे 25। बहुत ही सरल ढंग से बता रहे हैं, हर बच्चे सीख जाएंगे यहाँ पे। और फिर 5 का काम इससे ख़त्म हो गया। फिर बाबू कितना से लगा दें, फिर 5 से लगाइए, 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, फिर 3 इसको देगा, 3 पर 5 35 और 5 सते 35। एकदम मज़ा, एकदम मस्त लग रहा मैथ आपको, देख रहे हैं ना, 17 एकम 17। सारे मैथ्स को आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बताइए बच्चे यहाँ पर क्या आया है, तो आप कहेंगे सर 3 आया, गुना 3 आया, फिर 5 आया, फिर गुना 5 आया, और फिर कितना आया, 17 आया। तो आपने 3 को कितना बार रिपीट होते देखा, आप कहेंगे सर 2 बार रिपीट हो गया ये, तो 3 का पावर 2। 5 कितना बार रिपीट हो गया, कहेंगे 2 बार, तो 5 का पावर 2। अब फिर बताइए 17, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही तो आपका आंसर हो गया है। तो आपका आंसर हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, 2 बार रिपीट करें तो स्क्वायर मैथ में, 5 का स्क्वायर गुना 17, आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ वाले पे सब हमसे ही बनवाएंगे आप लोग को कुछ नहीं बनाना है। चलिए कोई बात नहीं, हम बना दे रहे हैं, लेकिन आप हमसे प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे कि सर घर पे हम जो आप बता रहे हैं समझा के, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर मैथ में कोई कसर बाकी रह जाए और लगे आपको कि सर फिर भी नहीं समझ में आया, तो हमारे पास इससे भी और सरल उपाय है, सब रखे हुए जमा करके। 12 साल से यही सब तो काम ही कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पे, लेकिन अब ऑनलाइन सेंटर पे हम आ चुके हैं स्टडी विद रिजल्ट लेकर के। स्टडी विद रिजल्ट जो ऑनलाइन चैनल आया है यूट्यूब पर, वो आप लोग के लिए ही आया, उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सर हम बहुत कमजोर है, नहीं सीख पाएंगे। तो विपिन सर के नेतृत्व में स्टडी विद रिजल्ट को चलाया जा रहा है यूट्यूब पर। ये फ्री कोर्स है जहां पर आपको बताया गया स्टडी मटेरियल्स मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। वहां पर आपको पीडीएफ, बोर्ड का पीडीएफ, सारा कुछ एकदम नोट्स, अपना हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ एकदम सरल वे में अपनी भाषा में मिलेगा, जहां पर आपको कहीं पैसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बिंदास होकर के हम लोग से जुड़े रहना है और पढ़ते जाना है। बोर्ड की तैयारी कुछ महीने में आप देखेंगे कि आपका बोर्ड का कंप्लीट तैयारी, बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद तो फिर हम लोग रिवीजन कोर्स और सारा जितना है 10 साल 15 साल का क्वेश्चन बैंक, जितना प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, सब हम लोग लाइन बाय लाइन करवाते चलेंगे और उसमें जवाब आप लोग दीजिएगा और हम लोग सॉल्व करेंगे। उस तरह से आप लोग को प्रिपेयर हो जाना है, उस लेवल पे आप लोग को तैयार कर देना है। आप समझ चुके होंगे कि हम लोग का टारगेट क्या है। तो इसीलिए बच्चों आपको कुछ महीना में बस हमसे जुड़े रहना और कुछ महीना में आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आप सोच रहे हैं। सोच भी नहीं सकते हैं कि हम वहां तक जा पाएंगे, लेकिन हम पहुंचा देंगे। कुछ भी नहीं है, ये एकदम मस्ती मस्ती में पढ़ना है। चलिए ये तो काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि सर फोर्थ नंबर भी आपको बताना पड़ेगा, तो फोर्थ नंबर भी यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ नंबर अगर आ जाएगा तो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है जी, फोर्थ नंबर में है 5005, यानी कि 5005, 5005। सर यहीं पे बता दीजिए, जगह है ही है, 5005 इसी पर बता दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों कितना आसान है, 5005, 5005 कितना से आप लगाएंगे पहले, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे विषम संख्या आप बोले तो यहाँ भी विषम से लगाएंगे। तो हम ऐसा करें सर 5 से लगा दे, लगा दीजिए 5 से। जैसे आप 5 से लगाएंगे बच्चों, 5 एकम 5, 0 का 0 लिख देंगे, 5 एकम 5। समझ में आ गया, कितना आसान था। अब आपको दिमाग लगाना है कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो ये एकदम अजीब सा लग रहा है सर, कैसे होगा। फिर अजीब का बातें नहीं है, यहाँ विषम संख्या है अंतिम में, और विषम संख्या है तो इसमें समझ लीजिए विषम में आपको ढूंढना है। 5 से पहले 3 से ट्राई करेंगे,
3 तिया 9 सर, 3 तिया नहीं होगा सर। 5 से लगाएंगे, 5 से 5 दूनी 10 भाई, 10 हो गया 0, नहीं होगा। 7 से लगाइए आप, 7 से लगा के देखिए, 7 एकम 7, 3 इसको दे देगा तो हो जाएगा बाबू 30, अब है ना। और 7 चौके 28, फिर 2, अरे ठीक है 7 से तो काम कर गया छोटू। ऐसा ही सोचना है एकदम कि सर पहले 7 से लगाएंगे तो देखिए 7 एकम 7 है कितना 10, है कितना 10, तो 7 एकम 7 और यहां से 3 इसको दे देगा तो बन जाएगा 30 हो 30। और 7 का पहाड़ा को कितना बार पढ़िएगा जो आ जाए 30 से कम, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और बच गया 2, और 2 पर 1 कितना 21 और 7 21 हो गया ना। अब देखिए अब सर और लगेगा क्या, तो देखिए आप करके क्या फिर से लग सकता है। अब 7 से करके कोई बच्चा ट्राई करेगा, फिर 7 से, बाबू 7 से नहीं होगा, 7 दूनी 14, इसको काट दोगे, इसका क्या होगा, सबको देखते हुए चलना है, समझ रहे हैं ना। तो अब चलेंगे सर 7 से नहीं होगा तो किस से सर, 11 से ट्राई कर सकते हैं, कर लीजिए ना आप, हमसे क्या पूछते हैं, अरे आप कर रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे लोग तो समझ भी रहे हैं, 11 11 लिख दिए बाबू, सौरभ लोग सब लोग 11 11, देखिए 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 11 सब लिख चुके हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी लिख दीजिए भाई 11 11 एकम 11, कितना तेजस्वी लोग हैं आप लोग, है ना। 11 एकम 11 और 3 कितना बच गया बाबू, 14 में से 11 यार 3 बचा, और 3 पर 3 33, और 11 को 3 बार पढ़िए ना सर, तो 11 तिहाई 33, लो हो गया ही तो 11 कितना 13 बार में 143, और फिर लगाइए ना सर 13 एकम 13, खत्म हो गया सर कहानी। 5 गुना 7 अगुना 11 अगुने क्या 13, बस यही तो आया है बाबू, है ना। इसको उठाकर आप लिख दो ना बाबू यहाँ पे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, सब आसान है, सब इजी है, इसमें अब हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक और बचा हुआ रह गया, ये हम आप पर छोड़ते हैं, और कमेंट में कल आप बताएंगे हम आपको कि इसका बाद जो हम पढ़ाएंगे 1.2 में, तो उससे पहले ये कमेंट करके आप आंसर बता दीजिएगा कि 7429 7429 का क्या आंसर आने वाला है, क्या भाज्य गुणनखंड आने वाला है। तो हम आप पर छोड़ दें, छोड़ दें, अरे बोल दो बाबू छोड़ दे, हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए यस यस बच्चा लिख दिया बाबू, छोड़ दिया जाए, इसका मतलब आप खुद कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं ना, आप खुद से करिए। हम 4 ट्राई किए छोटू, एक आप अपने मन से मेहनत नहीं कीजिएगा, अरे बाकी के लिए तो हम लोग खड़े हैं ही हैं, हम लोग यहाँ पे विराजमान हैं आप ही लोग के लिए, क्योंकि पटना का ऑफलाइन सेंटर बहुत ज्यादा अनुभव के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि अब ऑनलाइन में भी वैसे ही गजब का रिजल्ट जैसा वहां दे रहे थे 90 अबव, वैसा ही 90% से ऊपर हमारे गांव के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आएंगे, लाएंगे, और बच्चे आएंगे और ला भी रहे हैं, ला रहे हैं ना, हाँ उत्साहित है बच्चे, बोल रहे हैं हाँ सर आएगा सर, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज समझ में आ गया, तो अब यहां पर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित हो गया पहला, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है बाबू, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुने एलसीएम के। अब आपको सुन के तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आसान है, कसम खा के बोल रहे हैं, ये इतना आसान है, ये इतना इजी है कि आप देखेंगे कि आप अगर 7 क्लास में हैं, 8 क्लास में हैं, तो वो विद्यार्थी भी कहेगा कि सर ये सब लॉलीपॉप वाला सवाल बोर्ड एग्जाम का सवाल है। लेकिन बाबू जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए टफ तो है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा भी अगर कमजोर महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं, स्टडी विद रिजल्ट की पूरी टीम खड़ी है, और मैं नदीम सर आपको इतना सरलतम रूप में प्रकट करूंगा सारे गणित को, सारे मैथ को, कि आप भूल जाएंगे कि कैसा कोई मैथ टफ भी होता है ना। आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है यदि आपने उसको अवॉइड कर रखा है, माने कि दरकिनार किनारे साइड कर रखा है, तो अवॉइड नहीं कर पाएंगे आप, उसको इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। जांच करने बोल रहा है, ब्लड जांच नहीं बोला है, इसको जांच करना है। किसको जांच करना है, इसको जांच करना। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। इतना आसान है एचसीएफ एलसीएम। देखिए कहता है सर पहला वाला सवाल आप बताइए, तो पहला सॉल्यूशन में आ जाइए बाबू, सॉल्यूशन हल करेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है 26 और 91, 26 और
91 को हल करना है, 26 और 91 को हल करना है। सर 26 और 91 हल होगा कैसे? क्योंकि इसका तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभी अभी हम आपको बताए थे। 26 को आप लिख सकते हैं। देखिए, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बाबू, आप लोग के लिए हम समझाना चाहते हैं कि 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर बाबू कितना से 2 से नहीं लगेगा, 13 से लगा दीजिए, 13 एकम 13, यानी कि बाबू 2 गुने 13, 2 गुने 13, 13 दूनी 26। अगला आ जाइए 91। सर 91 को कैसे लिखेंगे आप? देखिए लिख दे रहे 91 को, 91 को, 91 को कैसे लिखेंगे? सर विषम है तो विषम से ट्राई करेंगे। कितना से ट्राई करें? 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 9 है बाबू, 2 इसको देगा, 21 हो जाएगा। और 2 पर 1 21 और 7 तिया 21। देखे कितना आसानी से कट गया। 13 एकम 13, कुछ नहीं था, एकदम आसान था। 7 गुना कितना? 13। अब सवाल है सर अब क्या करना है इसमें? अब देखो करना है क्या। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्ती। अब समझना है कि सर जो महत्तम समापवर्त यानी मासा जो निकालना है, एचसीएफ जो निकालना है, कितना आसानी से आप निकालेंगे। बाबू किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जरा सा उसका जो है उसका चेहरा दिखा दीजिएगा। 26 गुना 91, 26,91 का चेहरा हम लोग दिखा दिए हैं, 26,91 का। तो एचसीएफ का मतलब होता है सर जो कॉमन है, जो क्या है कॉमन। बताइए बाबू कॉमन इसमें क्या दिखा? इस दोनों में कॉमन 26 और 91 में अभाज्य गुणनखंड का कॉमन क्या दिखा? बच्चे लोग बोलिए जल्दी से। 13 बोल रहा है बच्चा लोग, कितना बोलेगा? 13 बोल दिया था सब लोग कि नहीं? बोल दिया था, अच्छी बात है। 13 13, तो 13 एचसीएफ हो गया। इससे पता चला सर अभाज्य गुणनखंड 2 संख्या का निकालेंगे ना, और दोनों में जब कॉमन जो रहेगा ना उसी को एचसीएफ बोलते हैं मैथ में। समझ में आ गया बाबू? बस अब इतना ही समझ के चलिएगा। एलसीएम कहता है 26 गुना कितना? 91 बराबर। अब सवाल है सर बताइए कि क्या एलसीएम कैसे निकलेगा? एकदम आसान है। जो 13 है ना कॉमन वाला, उसको कहिएगा भाई लिख देते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। 13 को, और जो बच गया है, बच कौन कौन गया है बताइए आप लोग, बताइए कौन कौन? तो कहिएगा 2 बचा सर, और कौन बचा? 7 बचा। तो अब 13 दूनी 26 और 26 सते 182। देख लीजिए 26 सते 42 का 2 हाथ में रहा, 4 और 7 दूनी 14, 14 4, अरे 182 एकदम सही आ गया। देखिए हमको याद था टेबल छोटू। कितना लिखिएगा? 182। अरे आपको भी याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। एकदम हम लोग के जैसा धड़ल्ले से एकदम बनाइएगा पूरा। तो सवाल है सर 182 तो आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। अब क्या करना होगा सर? अब बाबू जांच करना है। क्या करना है? जांच कैसे करते हैं? ब्लड जांच वाला जांच नहीं है, ये संख्याओं का जांच है। जो आपने एचसीएफ निकाला, जो आपने एलसीएम निकाला, उसी को जांच करेंगे। देखिए बच्चों एक चीज समझिएगा, इतना आसान है कि आप जांच करने का एक फॉर्मूला होता है। समझिए, एक संख्या अगर ए है, दूसरा संख्या अगर एक संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या अगर बी है, तो इस एक संख्या ए और दूसरी संख्या, तो 2 संख्या का एचसीएफ, 2 संख्या का, और इस दोनों संख्या का एलसीएम, दोनों संख्या का बाबू एलसीएम, दोनों संख्या का एलसीएम, 2 संख्या का एचसीएफ गुना 2 संख्या का एलसीएम बराबर होता है किसके सर? तो दोनों संख्या जो है ना बाबू उसके गुणनफल के, दोनों संख्या के गुणनफल के। कोई दिक्कत हुआ? ये जांच का तरीका हुआ, तो आप भी जांच लीजिएगा। सर आप बोले संख्या का एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 2 संख्या का 26 और 91 का आप निकाल चुके हैं, 13 है। क्या है? जांच। देख रहे हैं, चेकअप चलेगा भैया। तो जांच में 13 बोला गया है सर, आपने बोला एचसीएफ 13 है। अब कहते हैं सर आप एलसीएम भी लिखना है। एलसीएम भी बाबू आया हुआ 182 दोनों संख्या का। अब कहता है ये बराबर होना चाहिए किसके? दोनों संख्या के गुणनफल के, माने ए और बी के। तो देखो ना छोटू, ए भी है,
ए भी है और बी भी है। ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए और बी। तो आप बाबू एक को ए समझ लो और दूसरे को बी समझ लेंगे। तो एक के जगह पे ए है 26 सर, अब बी को मान ना लीजिए सर 91। दो को संख्या का बातें चल रहा है यहाँ पे। अब इसको गुना करके देखिएगा और इसको गुना करके देखिए, दोनों सेम आना चाहिए। तो हम आपको गुना करके दिखा देते हैं। 182 और 13 इस बार हम कर दे रहे हैं, हर बार गुना आपसे करवाएंगे। 3 दूना 6, 8 तिया 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 और 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 13 का 3 हाथ में रहा 1, 1 1 2, 2366 आया। कितना है बाबू, 2366, 2366। लेकिन क्या सर इधर 26 और 91 को करके देखिए तो 26 और गुना कितना 91, इसको गुना कीजिए 6 कम 6, 2 एकम 2, 9 छके 54, 9 छके 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना बाबू, बोलिए बोलिए आप लोग भी बोलिए साथ साथ। 18 और 5 कितना, 18 और 5 23। सर कितना हो गया देखते हैं बाबू, 6 का 6, 4 2 6, 3 2, 2366 इधर भी आ गया। इतनी के ये तो सर दोनों तरफ बराबर हो गया है। यही तो जांच करने बोला था कि सर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएफ का, है कि नहीं, है कि नहीं बराबर। देखिए ना 2366, 2366 बोलिएगा ना बराबर है, बोल दीजिए बराबर है। हम नहीं बोलेंगे, आप खुद देखिए। हाँ ना, हाँ तो हाँ तो हाँ हो गया, हाँ सर बराबर है, बच्चा लोग समझ गया, हाँ हाँ बराबर है। ये जांच हो गया, मतलब एलएचएस जो होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिखा दीजिए अपना जलवा आप लोग कि आप किसी से कम नहीं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला जो संख्या था बाबू 26 और 91 के बाद 510 और 92 का बोला है, 510 और 92 का बोला, 92 का कर देते हैं हम लोग। 510 और 92 का, 510 और 92, 5 है 1092, 510 और 92 का, ठीक है। चलिए 510 और 92, 510 का सर अभाज्य गुणनखंड और 92 का बताइए तो अभाज्य गुणनखंड। तो 510 लिख देंगे बच्चों, 510 का बताइए अभाज्य गुणनखंड, बताना पड़ेगा। आप लोग खुद बता सकते हैं लेकिन हम हेल्प करेंगे आपका। कितना से चले बताइए, कितना से चले बाबू, कितना से। कोई बच्चा कहेगा सर 2 से चलिए ना, चलते हैं 2 से, देखते हैं बाबू। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक इसको देगा 2 पचे 10, फिर इसको 2 पचे 10। अरे 255 को 2 बार पढ़ेंगे तो 510 आएगा। फिर सर 2 से नहीं लगे, नहीं लगेगा, अब विषम आ गया, विषम आ गया संख्या, नहीं लगेगा। फिर कितना से लगा दे, बोलिए बोलिए कितना से लगा दे, कितना से। सर 3 से लगाइए ना, 3 से लग जाएगा बाबू। अरे लगेगा, देखिए ना, 3 या 24, 3 या 24, एक इसको और दे देंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 या 24, एक 15, 3 पचे भाई तरीके लग गया 85 बार में 85। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, देखिए 3 या 24 और 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा क्या, फिर 3 से लगेगा। हाँ सर लग तो जाना चाहिए, चाहिए नहीं, सही सही बोलिए लगेगा कि नहीं। 3 से 3 दूनी 6 करेंगे और यहाँ पे बाबू नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। कितना से लगेगा, 5 से, 5 से ट्राई कीजिए 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 इसको देगा 35, 5 सते, समझ गए होंगे। फिर लगाइए सर 17 से, 17 एकम 17। अब तो भाई आप समझिए गए कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। 2 गुना 3, उसके बाद गुना 5, उसके बाद 17। सर अब 92 को जल्दी से करके दिखाइए, आप लोग करिए, आप लोग करिए जल्दी जल्दी, हम तो कर ही रहे हैं। 2 से लगा के देखते हैं 2 को कितना बार में, 2 को कितना बार में, 2 को कितना बार में 2 को कितना बार में,
4 बार पढ़िए ना, 4 बार। 2 चौके 8, 9 था, 2 चौके 8, एक इसको देगा 12। अरे भैया 2 छक्के 12 हो गया ना, 2 छक्के 12। फिर 2 से आते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर बाबू अब नहीं लगेगा सर, छोड़ दीजिए, फट मत लगाइए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कितना आ गया कितना आ गया बाबू, 2 गुना 2 गुना 23। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि सर क्या करें इसको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। समझते चलिएगा। अब हम बोले जिसका एचसीएफ निकालना है ना बाबू, उसका थोड़ा सा चेहरा दिखा दिया जाए। चेहरा छुपाना नहीं है, इसका चेहरा क्या करना है, दिखा देना। चेहरा क्या करना है, इसका दिखाना है। तो अब बताइए आप लोग कि 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा। तो सवाल है सर एचसीएफ के लिए अभी अभी आप बोले थे कि कॉमन होना चाहिए दोनों में। बताइए ना बाबू, दोनों का अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या क्या दिख रहा है आप लोग को, क्या दिख रहा है कॉमन, जल्दी से बता दीजिए। कहिएगा सर 2 ऊपर नीचे दोनों कॉमन है, और यहां बताइए तो कुछ कॉमन दिखा इसमें, नहीं दिखा कॉमन। तो मात्र 2 ही दिखा कॉमन आपको। हाँ सर 2 ही दिखा। बाबू एचसीएफ आपका कितना आएगा, एलसीएम बताइएगा, एलसीएम। एलसीएम बता दो बाबू, 510 कॉमा 92 का एलसीएम कितना आएगा। तो हम बोले थे सर जो कॉमन है सर उसको लिखना पड़ता है, अब बाकी जो बच गया सो सब बच तो गया बाबू, 2 भी 3 भी सब बचा हुआ है, लिखते जाइए ना। 2 बचा, 3 बचा, 5 भी बच गया, और बाबू 17 भी बच गया, और कितना बच गया, 23 भी बच गया है। अब आप लिख दीजिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 17 60, 17 60, 0 0 7 42, 2 4 7 6 कम 6 6 4 10, यानी कि 0 2 0 1, 7 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 42 2 हाथ में रहा 4, चलिए 0। अब इसको आप गुना कर दीजिए 23 से, 3 0 0, 3 दूनी 6 0, और 3 एकम 3 0 है ना, 0 2 दूनी 4 0, और 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,400 ये आया है बाबू एलसीएम। अब आपको बताना है कि सर आपने बताया था कि जांच भी करनी है, इसे कर लीजिए ना बाबू, जांच हम बताएंगे, आप नहीं कर लीजिएगा, जांच करके दिखाइए जांच कितना होगा। देखिए हम बता दे रहे जांच कितना होगा, कैसे होगा। आप बोले थे कि सर 2 संख्या का एचसीएफ होना चाहिए, 2 संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ, और 2 संख्या का एलसीएम, 2 संख्या का एलसीएम बराबर होता है सर 2 संख्या के गुणनफल के, 2 संख्या के, 2 संख्या के गुणनफल के। इसको एकदम थ्योरी को याद कर लीजिएगा, एकदम रटन हो जाना चाहिए, रट लेना चाहिए, 2 संख्या का गुणनफल। तो सर एचसीएफ कितना आया दिखाइए सर, एचसीएफ 2 आया, 2 रखिएगा। एलसीएम कितना आया, एलसीएम बाबू आया 23,460। बच्चों 2 संख्या का गुणनफल, संख्या सर तो एक तो ये था और एक तो ये था, लिखिएगा सर, एगो 510 है और दूसरी संख्या जो है 90, दूसरी संख्या क्या है बाबू 92। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बाबू कितना आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 है ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। क्या इधर वही चीज आया, तो देख लीजिए बाबू गुना करके, 510 गुने 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, और 5 एकम 5, 0 2 9 5 1 6, 510 गुने 92, ठीक है, 510 और 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 9 0, 9 एकम 9, 9 पचे 9 पचे, बोल दो बच्चा 9 पचे 45 सर, 0 2 और 9, 5 1 6 और 4,
46,920। सर इधर भी सेम है, सेम आ गया है। 46,920 इधर भी आया है। तो बाबू जांच में क्या पाया गया? आप कहेंगे सर जांच में पाया गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो एलएचएस है, वही तो आरएचएस है। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस हो गया। यही आपको जांच करनी थी। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला है बच्चों, आपको 336 और 54 का आप बनाकर हमको कमेंट कीजिएगा, और आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बोर्ड पे पुनः आकर बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है प्रश्न संख्या 2 था, प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं हम लोग हैं। 3 आ जाइए। अब कहता है सर 3 में क्या कह रहा है सर? 3 में कह रहा है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और आप ज्ञात करिएगा इस बार मेरे सामने। अब हम आपको हेल्प करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे खड़े हैं, तो अपने आप हेल्प होने वाला है। तो हेल्प क्या करेंगे हम? तो आ जाइए, देखिए कैसे होगा, तो समझिए कैसे किया जाएगा इस चीज को। सबसे पहले बच्चों 12, 15 और 21 है ना, लिख दीजिएगा। हल करेंगे सर प्रश्न संख्या तीसरा का पहला 12, उसके बाद 15, उसके बाद 21। आप बताइए सबका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि पहले ही बोल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड अब बताना पड़ेगा, 2 से स्टार्ट करेंगे ना अभाज्य संख्या। चलिए 2 से आ जाइए। 2 गुने, अच्छा 12 को बताना पड़ेगा आप लोग को। 12 को फिर बाबू ऐसी करिए ना, 2 से लगाएंगे, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कितना आ गया? 2 गुने कितना? 3। कितना आया बाबू? चलिए इसको 5 को लिखिएगा, तो ये तो सिंपल है, 3 पचे 15 होगा सर। 21 को क्या होगा? 3 सते। सवाल है सर इसमें कुछ भी कॉमन है? हम कहेंगे ऐसा मत बोलो, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ ना कुछ तो 1 कॉमन है। अगर 1 से इंटू भी कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए बाबू, सब में जब 1 1 आ गया है तो आप कहेंगे कि सर एचसीएफ लिख ना दीजिए। देखो इसका चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेहरा जो छुपा लिया है वो बहुत ज़्यादा दुखी वाला बात है। 12, 15, 21 चेहरा दिखाएंगे एचसीएफ को ब्रैकेट में लेके। सब में 1 आया, 1 एचसीएफ हो गया। एलसीएम में आ जाइए। एलसीएम 12, 15, 21 का एलसीएम में आ जाइए। जो है बाबू एलसीएम में आप लिख डालेंगे इसको। एलसीएम में क्या है? सबको गुना कर दीजिए, 12 को, 15 को, 21 को, सबको इसी को गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ऐसे ऐसे करके गुना कीजिए। 36, 36 पचे ऐसे करके गुना कीजिए, या सीधा ऐसे गुना कीजिए। 12 गुने चूंकि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं था, 1 कॉमन था, तो 12 को 15 को 15 से गुना कीजिएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 0, 5 3, 5 3 8 सर 180। 180 को आप गुना कर दीजिएगा, किससे? किससे गुना कर दीजिएगा? 21 से। 0, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 0, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में रहा, 2 एकम 2 और 1 3। कितना आ गया बाबू? 0, 8, 6, 1 7, 3, 3780, 3780। ये आपका आया 3780, एलसीएम आ गया। इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है, इसको आप फिर एक दूसरा प्रश्न बना सकते हैं। 17, 23, 29 का। आप किसको? 17, 23, 29 का। आ जाइए 17, 23, 29 में। 17, 23, 29 सर 17, फिर 23, फिर 29 कैसे बनाएंगे बताना पड़ेगा। आप लोग बनाइएगा? नहीं, एक फॉर्म और बना दे रहे क्या? बच्चा को थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। 17 को लिख सकते हैं सर 17 एकम 17, 17 एकम 23 को लिख सकते हैं सर 23 गुना 1, 23 एकम 23। 29 को लिख सकते हैं सर 29 एकम। सब में सर एक एक कॉमन है, देखिए ना। तो आप कहिएगा सर एचसीएफ जो होगा 17, 23, 29 सब में लिखना दीजिए सर, एक आंसर हो गया। एलसीएम कैसे लिखिएगा सर? यही तो चमत्कारी है इसमें। 17, 23 और 29 का कैसे लिखा जाएगा? आप कहिएगा सर
क्या बोले इसमें, क्या ही बोले, अब इसमें कुछ भी नहीं। कहिएगा सर सबको लिटरली गुना कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आप लिख दीजिएगा, सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न जो था उसको देख लेते हैं। 8 9 25, ले ये तो बहुत बहुत इजी कर दिया अरे बाबा, ये तो बहुत इजी वाला बात है। 8 9 25 है ना, 8 9 25, 8 9 25 ना बाबू, 8 9 25 है, तो इसको आप लोग तो लिख ही सकते हैं, 8 9 25 है, लिख दीजिएगा भाई। भाई 8 9 25 सर, तीसरा वाला 8 9 25, 8 है सर, 9 है सर, 25 है, लिख ना दीजिए। 8 को 2 गुना 2 गुना 2, 3 को लिख दीजिए, 3 गुना 3 3 9, 5 को लिख दीजिए बाबू। 5 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 3 को लिखेंगे 3 को 3 बार, 5 को लिखेंगे 5 गुने 5। इसमें भी सर कुछ कॉमन नहीं आया सर, लेकिन एक कॉमन आया, तो एक कॉमन लिख दीजिएगा बाबू। एक कॉमन है तो यहाँ एक एचसीएफ आ गया, बाकी एलसीएम जो होगा, मतलब प्रोसेस समझ में आया ना, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, बस आप समझ गए हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हम आपको दे दिए हैं। अब अगला एक्सरसाइज में अब अगला एक्सरसाइज में तो अभी नहीं चलेंगे, अभी इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। पहले 3 प्रश्न हो गया, चौथा में आ जाइए जल्दी से। चौथा प्रश्न आ जाइए बाबू। चौथा प्रश्न आपका कहता है एचसीएफ 2 संख्या का 9, एलसीएम 2 संख्या का ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एफर्ट लगा लीजिए आप, ऐसा प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे सर, कैसे हम लोग बना पाएंगे, देख लीजिए। कहता है बाबू 2 संख्या का एचसीएफ, हल कर रहे हैं इसको, समझिएगा। 2 संख्या का एचसीएफ 306, 657 गुना सर एलसीएम 2 संख्या का 306, 657 बराबर होता है सर दोनों संख्या के गुणनफल के। ये तो आप बता चुके हैं हमको, 2 संख्या के गुणनफल के, ये तो फॉर्मूला आप बता चुके हैं जांच वाला विधि में। तो 2 संख्या माने 100 306 है, और दूसरा 600 क्या बाबू, दूसरा क्या है 600, एक 306 है तो दूसरा 657 है सर, दूसरा 657 है। तो बाबू एक का कह रहा है कि इसके बदले दिया हुआ है बाबू 9, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो कहता है बताइए ना सर, एलसीएम पूछ रहा 306, 657 का एलसीएम निकाल लेंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझिए, निकाल लेंगे, निकलेगा ही निकलेगा, नहीं निकलेगा ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है स्टडी विद रिजल्ट। स्टडी विद रिजल्ट तो ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का जहां पे सारे टफ से टफ, जटिलतम प्रश्न, जटिल से जटिल प्रश्न, माने कठिन से कठिन प्रश्न को बच्चे चुटकी में खत्म कर देंगे, खत्म, निकाल एकदम पूरा, सब हलवा के जैसा बना के, चोखा के जैसा दाल भात पर खत्म, खा जाएंगे। अब सवाल है सर एलसीएम तो निकालना है सर, लो ना बाबू निकाल दे रहे हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बराबर 306 है सर और 657 है। और जो गुना में होता है ना सर, वही तो बटा में आएगा सर। गुना वाला हमेशा मैथ के ही अनुसार नीचे आ जाता है। 9 का पहाड़ा से काट के देखिए, 9 का पहाड़ा से कौन काट रहा है दोनों में से, इसको ट्राई करते हैं। 9 का 9 9 दिन 18, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27 है 30, 3 इसको दे देगा 36, 9 चौके 36, यानी फाइनली आपके पास बच गया, 34 गुना 657। सवाल है सर इसको गुना करके कितना आएगा, आप गुना कीजिएगा, हम ही कर दे रहे हैं, बार बार हमसे करवा रहे हैं आप लोग, आपसे भी हम करवाएंगे, आप लोग से भी करवाएंगे हम, टेस्ट के दौरान टेस्ट लेंगे, आप लोग से भी करवाएंगे हम। आज तो हम कर दे रहे हैं, हमेशा आपसे भी करवाएंगे। फिर 7 चौके 28 का 8, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20, 20 2 22, फिर 2, 6 चौके 24, 24 2, 24 2 26, 7 तिया 21 का 1, हाथ में रहा 2, 5 तिया 15, 15 2, 15 2 17 7, और फिर बाबू 6 तिया 18, 18 1 19, कितना आया छोटू, 8 2 1 3, 6 7 7 6, 13 का 3, हाथ में रहा 1 बाबू, 9 2 2 11, 1 12 का 2 हाथ में, यानी 22,338, 22,338 आप लोग ला चुके हैं बच्चे, ये समझ चुके हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 22,000। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, चलिए ले लिए। अब आ जाइए 5वां प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 5वां प्रश्न आपका क्या कहता है,
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या? हो सकती है, हो सकती है। आप याद कीजिएगा, कहता है जांच कीजिए कि कोई संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या n नेचुरल नंबर n से निरूपित करते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई कठिन नहीं, n से निरूपित करते हैं के लिए संख्या 6 का पावर n, 6 का, यहीं पे ट्विस्ट है, 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। एक बात समझिएगा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है बाबू, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब वह संख्या किससे विभाज्य हो? 5 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 5 से विभाज्य हो। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, 6 का पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। 6 को अभाज्य क्या होगा बाबू? 2 गुना 3। इसका पावर n है तो पावर n लिख देंगे। क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकता है? तभी हो सकता है सर जब यह संख्या 5 से विभाज्य है। बताइए कोई है जो इसको 5 से विभाजित कर दे बाबू? 5 से विभाजित नहीं कर पाएगा। ये बात बोला था कौन सर? आधारभूत, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार अगर बात करें तो कोई भी संख्या, कोई भी अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब वह संख्या 5 से विभाज्य हो। और 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 6 का पावर n, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 है ना। इसका अभाज्य कितना है बाबू? इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? गुणनखंड कितना है? 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो जो 5 से विभाजित नहीं हो सकती है, जो 5 से विभाजित नहीं हो सकती है, अतः करके लिखेंगे, अतः 6 का पावर n जो है अंक शून्य पर समाप्त सर नहीं हो सकती है, अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। खत्म हो गया बाबू, खत्म हो गया। ये बस यही चीज लिखना है। इतना सरल है, इतना आसान है। कहां से मिलता है ये नॉलेज? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार 5 जो है 5 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या है तो आप उसको कह सकते हैं कि अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। नोट, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 6 नंबर आ जाइए। व्याख्या कीजिए, बस एक प्रश्न और है, बस थोड़ा सा समय। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 11। हल में आ जाते हैं बाबू, हल कर लेंगे जल्दी से इसको। देखिए कैसे हल करेंगे। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। फिर अगला है प्रश्न और प्रश्न है, और क्या है बाबू? और है सर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। सवाल है सर इसमें क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है बाबू जो कॉमन है, पहले इसमें कर क्या सकते हैं आप? इसमें सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं और कुछ नहीं। कॉमन निकालिए तो सर प्लस से पहले 13 है, प्लस के बाद भी आप 13 को कॉमन निकाल दीजिए ना, 7 बचेगा, 11 बचेगा, गुना 1 बचेगा। 13 तो बाहर ही निकल गया बाबू, 1 बचेगा। अब प्लस क्या बचा? 1 बचा, हो गया। और क्या बचा बाबू? और करके आ जाए, बस थोड़ा सा समय एकदम। अब इसमें से कॉमन कुछ निकलने वाला है, इसमें से पहले इसको हल कर लेते हैं। 13 11 7 77, 11 7 77 और 77 और 1 78। 11 7 समझ गए, लिख दे रहे हैं 77 और प्लस 1 13 गुने 77 1 78। 78 को 13 से गुना करिए, 78 को 13 से गुना, 8 या 24 का 4 हाथ में रहा 2, 7 या 21, 21 2 बाबू 23, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 4 8 3 11 के 1 हाथ में रहा 1, 7 2 10, 1014। कितना आ गया ये? 1014 आया ये। सवाल है सर इसको कैसे हल करेंगे? इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 जैसे कॉमन लेंगे, 7 गुने 6 गुने, बस थोड़ा सा एकदम, अब एकदम खत्म है, समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग, कदम बढ़ा चुके हैं। 1 गुने प्लस यहाँ पे आ जाइए, गुना 1, यहाँ से 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1 है ना। यहाँ पर आ जाइए 5 और गुना 7 6 के 42 और 42 यहाँ से देखिए फिर से थोड़ा सा मिट गया, यहाँ पे मिट गया हल्का सा, फिर से देख लीजिए हम लोग। 4 गुने 3 गुने 2 था और गुने 1 और प्लस 5, गुना 1 और प्लस 5, यही था ना।
गुना 1 प्लस 5। सवाल है सर यहाँ पर 5 कॉमन निकाल दीजिए। 5 कॉमन जैसे निकालेंगे, 5 कॉमन क्यों निकलेगा, क्यों निकलेगा 5 यहाँ पर कॉमन, क्योंकि प्लस से पहले भी 5 है और प्लस के बाद भी क्या है 5 है, तो 5 कॉमन निकालना एकदम अनिवार्य है, जरूरी है, जरूरी। एकदम 5 बाहर निकल गया बाबू, तो बच गया 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5, तो बाहर ही निकल गया यार। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, और गुना ये क्या बचा सर 4 गुना 3 गुना, अरे 2 भी बचेगा, 2 गुना 1 तो 1 है प्लस कितना 5 तो बाहर ही निकल गया, 1 बचा। सवाल है सर अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे 5 7 छके 42, 42 चौके 4, ऐसे करो 7 छके 42, ऐसे करो शॉर्टकट 7 छके 42, 42 लिख दीजिएगा। अब आ जाइए इधर, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 को गुना कर दीजिए बाबा, इसमें 24 को गुना करिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 हो गया बाबू यहाँ पे, और 6 4 10, 6 4 कितना हो गया 10 का 0, और 8 1 9 1 10, 1008, 10 कितना आया 8, 1008 लिख देंगे, 1008 आया सर, और प्लस कितना है 1 है, तो हो गया मिला के कितना बाबू, एकदम समझ रहे होगे ना, एकदम देखते रहना इधर अच्छे से एकदम पूरा, ठीक है ना। 5 का 5 लिखेंगे और 1008 है ना, एक जोड़ दीजिएगा तो 1009 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 9, और आप समझ गए होंगे अब हम क्या करेंगे, अब तो सिर्फ गुना करेंगे सर, कुछ बचा कहाँ, तो गुना करिए ना, तो 9 पचे कितना, 9 पचे कितना, तो कहिएगा सर 9 पचे 45 होता है सर, 9 पचे 45 होता है, 5 लिख दिए, हाथ में 4 रह गया सर, 0 तो 4 उतर जाएगा है ना, फिर 0 ही लिखा जाएगा सर। अब 5 एकम 5 यानी कि 5045, ये आपका क्या आया, क्या आया आंसर है। एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, इसका कहना तक कि है भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, आपको हम बताए थे, आपको हम बताए भाज्य संख्या का मतलब, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वही संख्या, वह संख्या जो 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 क्या कटे, 1 से कटे, अपने से कट जाए, और 1 से भी कटे और अन्य संख्या भी उसको काट दे। आप देखिए बाबू, इसको क्या 2 नहीं काट देगा, 2 काट देगा नहीं, ये 1 से भी कटेगा कि नहीं, ये अपने से भी कटेगा कि नहीं, तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, क्योंकि 1014 का 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। इसका बताइएगा, इसका 50 45 का बाबू क्या लग रहा है आपको कि 50 45 खाली अपने से कटेगा, 1 से कटेगा और अन्य संख्या से नहीं कटेगा, अन्य संख्या से भी कटेगा, तो इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। इसीलिए बाबू इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 2 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 1014 और 5045 का अभाज्य गुणनखंड संभव इसलिए है क्योंकि इसका क्या है 2 के अतिरिक्त, 2 के अलावे गुणनखंड संभव है। आप लिख देंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, इसका लिख देंगे, अतः 1014 और कितना 5045 का 2 के अलावे, 2 के अतिरिक्त बोल सकते हैं इसको, 2 के अतिरिक्त गुणनखंड है ना, 2 के अतिरिक्त, 2 से अधिक गुणनखंड, ऐसे लिख दीजिए आप है ना। 1014 और 50 5045 का 5045 का 5045, अरे यार क्या हो गया, 45 का है ना, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड, समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग, गुणनखंड संभव है सर, संभव है, इसीलिए तो यह भाज्य संख्या है। खत्म हो गया। अब एक लास्ट बच गया, 6 नंबर था, एक लास्ट थोड़ा सा सुनते चलिएगा, एकदम थोड़ा सा, एकदम बस इतना धैर्य रखे, थोड़ा सा समझ लेना है। कहता किसी खेल के मैदान में, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सवाल बहुत बड़ा है, आंसर इतू सी है, अभी देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ए भैया हम पथ बना लेते हैं, मान लेते हैं वृत्ताकार पथ है। कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया जो है, सोनिया जी को लग रहा है मात्र 18 मिनट। कितना मिनट बच्चे? 18 मिनट। कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग जाता है। अरे भाई, रवि नाम का लड़का जो है उसको 12 मिनट लगता है। ये लड़का बहुत तेज भागा होगा जी,
समझे कि ना। ये लड़का बहुत तेज भागा हो, जाहिर सी बात है लड़की से ज्यादा तेज लड़का ही ना भागता है। तो देखिए तो बहुत तेज भागा होगा, तो रवि 12 मिनट भाग गया है। इससे पता चला कि सर रवि को 12 मिनट लगा और सोनिया को 18 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। टाइम देखिए 12 बजा और दोनों दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया था, जिस स्थान से दोनों मिलकर चलना प्रारंभ किया था, दौड़ना प्रारंभ किया था, वो दोनों आकर के पुनः उसी स्थान पर पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। माने जहां से दौड़ना ये लोग शुरू किया है बाबू, उतना कितना दिन के बाद वो पहुंचेगा एक दूसरे को उसी स्थान पर। तो समझिएगा, कह रहा कितना समय के बाद। दोनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, कम से कम समय। एलसीएम 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 ध्यान रखिए। 18 को 18 का एल क्या होगा, भाज्य गुणनखंड 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। 12 को बाबू क्या लिखेंगे, 12 को 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब बताइए यहाँ पर कि सर एलसीएम कितना आएगा। एचसीएफ तो आप समझ गए हैं, लेकिन एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, एलसीएम निकालने के लिए 18 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 18 12 का एचसीएफ तो आप जानते ही है, एलसीएम निकालना है। तो ये 2 कॉमन आया, 3 भी कॉमन आया, और जो बच गया सो सब, जो बच गया सो सब। बच कौन कौन गया बाबू, बच कौन कौन गया, बच आपका सर 3 गया, बच गया 2। तो 2 तिया 6, 6 तिया 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। यानी कि बस खत्म हो गया आपका मैथमेटिक्स भाई। 36 मिनट के बाद जहां से ये लोग दौड़ना प्रारंभ किया था, पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट के बाद वे लोग फिर से मिल लेंगे। दे मीट अगेन, है ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उन लोग फिर से उसी पॉइंट पर आपस में आके मिल जाएगा। तो यहां तक के आपका चैप्टर जो है समाप्त हो गया। चैप्टर नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया है। आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अभ्यास जो होता है, प्रैक्टिस जो होता है, आदमी को क्या बना देता है, परफेक्ट बना देता है। तो आप लोग लगे रहिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस में कर लीजिए। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगला एक्सरसाइज कल आपको 1.2 मिल जाएगा। जब तक के इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।